Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. I'm going to discuss the previous year questions of polity CDS 2017 1 और 2 दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस प्रकार मैं ज्योग्राफी पॉलिटी पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ इन सेशंस में। आई विल मेक अ प्लेलिस्ट विच यू कैन चेक आउट। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करते हैं आपको एक अच्छा पता चलता है यार व्हाट इज योर वीकनेस, वेयर यू कैन फोकस ऑन एंड हाउ एग्जामिनर इज मिक्सिंग अप टू टॉपिक्स इनटू वन टॉपिक। सो मैं ये बिल्कुल कहूँगा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझा देता कि यार पढ़ना क्या है। क्लियर है जी। और ये सीरीज चलती रहेगी। वी विल बी कवरिंग अप ऑल द ईयर्स विद यू पीपल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जी अनअकैडमी की तरफ से। इस समय आपको पता ही है 17 सितंबर तक आखिरी दिन है विच इज़ फॉर स्पेशल प्राइस वीक, और वहां पर 15% आपको ऑफ नॉर्मल मिल रहा है और 10% एजुकेटर कोड पे। सेम वे स्पेशल प्राइस वीक के तहत अगर आप चेक करें तो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन जो 9680 की थी, इट इज नाउ एट जस्ट अ कॉस्ट ऑफ दिस 7405। सो काफ़ी नॉमिनल रेट है जी, गिर चुके हैं रेट्स अगर आप चेक करें, और ये आखिरी दिन है आज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस वन। गोल आईनेट 2022 कंप्लीट बैच 2022 का शुरू हो चुका है आईनेट का 22 सितंबर से। दीज 3 पीपल आर गोइंग टू टेक अप द क्लासेस विद यू पीपल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। दूसरा जी उड़ान एफकेट 2022 एफकेट के लिए पेपर है जहां पर यू कैन टेक अप द क्लासेस फ्रॉम 22 सितंबर। सो दोनों प्लेटफॉर्म पे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं 1000+ स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जामिनेशन यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। स्पेशल प्राइस वीक है, रिड्यूस बाय 15%। CDS CFF एफकेट का SSB आइकॉनिक में हर जगह पर आखिरी दिन है जी 17 तारीख को। जिसने भी सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। और सेम चीज़ आप SSB के लिए हर सब्सक्रिप्शन के लिए जी। आइए ज़रा क्वेश्चंस डिस्कस करें। 2017 का GST बिल पे क्वेश्चन था जी। इट विल रिप्लेस ऑल सेंट्रल टैक्सेस एंड ऑल, करेक्ट पूछा हुआ, ड्यूटीज एटसेट्रा ओनली बाय सिंगल टैक्स। ये तो ठीक है लेकिन सारे सेंट्रल टैक्स नहीं, बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं जी। सब्ज्यूम ऑल सेंट्रल एज वेल एज स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज। GST विल बी लेविड ऑन एल्कोहलिक, शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST। ये बिल्कुल ठीक है जी। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना ही एल्कोहलिक, दे आर नॉट अंडर GST नाउ। क्लियर है जी। इसमें करेक्ट बताना था तो D ठीक था। C ऑप्शन में भी एल्कोहलिक लिकर भी GST से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी करंट अफेयर बेस्ड था कि पंचायत हरियाणा पंचायती राज के तहत। अब वैसे ये क्वेश्चन आने का नहीं, बट स्टिल हैव पेमेंट स्लिप्स नॉट टू बी अ कॉर्पोरेट डिफॉल्टर एंड हैव स्टडीड मिनिमम मैट्रिकुलेशन आर्टिकल ऑफ कैटेगरी इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। ये बिल्कुल ज़रूरी बन चुका है जी। तो जिसमें 4 है वो तो है ही। नॉट हैव पेमेंट स्लिप्स ऑफ पावर बिल्स एंड देन दिस वन ऑल्सो। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ये भी है, और पेमेंट स्लिप आंसर होना चाहिए था यहाँ पर, मे बी B ऑप्शन। नेक्स्ट आइए जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था हनुमंत राव के तहत कमीशन। 11th फाइनेंस कमीशन, पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था आम बंदे के लिए, क्योंकि इन कमीशंस का पूछा गया कौन कौन थे, कब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा। पर वैसे ये 2 कमीशंस बार बार UPSC पूछता, कहीं IAS में, कहीं CDS में, कहीं CFF में। तो सरकारिया कमीशन वैसे अगर बात करें सबसे पहले बनी थी जी, जो कि सेंटर स्टेट पे जस्टिस RS सरकारिया के तहत। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्ट ईयर, बट 1973 में इस प्रकार टाइम पे बनी थी। और ये 2007 या 2003 में बनी थी पुंछी कमीशन, MM पुंछी कमीशन। फिर सेकेंड ARC है और 11th फाइनेंस कमीशन है। तो आंसर यहाँ पर सरकारिया कमीशन के तहत ये 2 तो हैं ही। उसके बाद दोस्त पुंछी नहीं हो सकता, पुंछी 2000 में कुछ में बना। तो आंसर आप A ऑप्शन मार सकते हैं इजीली। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट यस आई शुड बी टेलिंग यू पुंछी कमीशन 2003 में। लेकिन पहले लॉजिक समझिए कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 2 कमीशंस तो आपको ईयर याद होने ही करने हैं। 11th फाइनेंस कमीशन, 12th 15th, ऐसे सारे याद करने मत बैठे, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये 2 कमीशंस बहुत ज़रूरी हैं, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि 11th भी पहले बन चुकी, सेकंड ARC भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायत की जो सीट्स हैं दे आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एरिया, दैट इज ट्रू। ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ
पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, बिल्कुल जो 18 वर्ष से ऊपर जितने भी पंचायत मतलब गांव में बंदे हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं, और ये हमारे 73rd अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इज रॉन्ग, इनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो पंचायत को पावर दे सके, इनेबल देम टू फंक्शन, बिल्कुल जी स्टेट के रादर पंचायत लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड अपॉन दीज थिंग्स। तो ये ठीक है, 1, 2 and 4 होना चाहिए, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है जी इंडियन फेडरल सिस्टम की स्टेटमेंट्स कौन कौन सी ठीक है, मतलब इंडिया के सिस्टम में क्या क्या, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये गलत है जी, इंडिया में है नहीं ऐसा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता। 4th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दिया हुआ। कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरिंग इट्स बाउंड्री, स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कंसेंट लिया नहीं जाता। देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, ये भी ठीक है जी। तो दोनों के दोनों वैसे ये इंडिया का ये प्योर फेडरल फीचर नहीं है, इट्स ए यूनिटरी फीचर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया के फीचर्स सुनने हैं तो 2 and 3 इज राइट, ये दोनों हैं इंडिया में, ये नहीं है जी। तो आंसर 2 and 3 होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। नेक्स्ट है जी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोर स्टेट्स, द पावर टू हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स, पासिंग डिक्री और ऑर्डर्स फॉर डूइंग जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट, बिल्कुल ठीक है। रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 143, सब है ये सुप्रीम कोर्ट के काम है, कर्तव्य हैं, ओरिजिनल भी है, अपील भी है, डिक्रीज ऑर्डर भी देने हैं, रेंडर एडवाइस भी देगा। सो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937 में, ओनली अबाउट 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन हैड द राइट टू वोट, एंड देन untouchables had no right to vote. Congress won an absolute majority in 5 out of 11 provinces, and then the Muslim League won more than 80% of seats reserved for Muslims. ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का जी, नॉट फ्रॉम पॉलिटी। डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड 1935 के बाद कितने लोगों को वोटिंग का अधिकार था, अनटचेबल्स का राइट था या नहीं, इस पे क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सेशन में। नेक्स्ट आइए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में, बिल्कुल ठीक है। शेल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ओनली थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ओनली नहीं, इट कैन वर्क थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम बट नॉट एग्जैक्टली दिस थिंग, तो दिस इज रॉन्ग। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हमारे राष्ट्रपति। 1 and 3 वाला ऑप्शन अगर है तो सी ऑप्शन सही है। राइट टू एजुकेशन के बारे में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, ठीक है जी। इंपेरेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन इज दैट द स्कूल मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर्स एंड बेसिक infrastructure also. There should be quality education without any discrimination on the ground of economic, social and this thing. तो यहाँ पर 1 and 3 is right. ऐसा नहीं कि इम्पेरेटिव है राइट टू एजुकेशन एक्ट का कि भाई क्वालिफाइड टीचर्स भी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तो कह सकते हैं 1, 2 and 3 इज राइट, मोर बेटर देन राइट टू एजुकेशन, बट डू चेक इट आउट, इज इट ए ऑप्शन, विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट वन, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपका आर्टिकल 25 to 28 में हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द रिलीजन, ये ठीक है जी। या एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज, ऐसा है कि नहीं देखते अभी। दे हैव राइट टू ओन एंड एक्वायर, बिल्कुल ठीक है जी, आर्टिकल 26 में आता है। हैज़ द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, ये भी 26 में आता है। हैज़ द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये तीनों है जी, ये आर्टिकल 26 में है, बट ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट वाला नहीं है, ये आंसर होना चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, relating to protection against arrest and detention of individuals under Article 22. The person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds. बिल्कुल ठीक है जी। नो पर्सन, मतलब किसी को ऐसे डिटेन नहीं कर सकते, उसको बताना होगा कारण, उसको फ़ोन करने का भी अधिकार होगा, ये भी ठीक है। एवरी पर्सन इज अरेस्टेड शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर, बिल्कुल जुडिशियल, पर यहाँ पर एक हफ्ता नहीं, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर, तो आंसर इसका सी ऑप्शन होना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑन आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रेम्बल से क्वेश्चन है, प्रेम्बल इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विद व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी, तीनों ठीक है जी, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। प्रेम्बल के ऊपर आपको पता है ये नॉन जस्टिसाइबल है,
और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो नेहरू ने लिया था उस समय। और तीसरा सोर्स बताता वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो ABC -1 2 3 तीनों ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे। एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज़ अ राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर, ठीक है जी। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय सेविंग आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है जी। इन ग्रांटिंग एड टू इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट एजुकेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ मेजर कम्युनिटी, ये गलत है जी। स्टेट कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये मेजॉरिटी के लिए, बिल्कुल माइनॉरिटी के राइट्स है, बट इट डज नॉट मीन कि माइनॉरिटी के राइट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, DPSP पे क्वेश्चन है जी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये गलत है जी। शैल नॉट बी तो ठीक है, क्योंकि नॉन जस्टिसाइबल होते हैं DPSP। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री आर्टिकल 37 बोलता ही है ये। टू अप्लाई DPSP इन मेकिंग लॉ, ये भी ठीक है जी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए नहीं जी, सोशलिस्ट है आंसर। अगर आपको याद हो DPSP का उद्देश्य ये है कि सोशलिस्ट और कौन सा सोशल करेक्टर और इकोनॉमिक जस्टिस देना इसका काम है DPSP का। पॉलिटिकल जस्टिस देगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो आंसर डी, नॉट कैपिटलिस्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, सारे ठीक है जी। पहला गलत है, इलेक्टेड नहीं है, आपके नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अगर आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना है, उसका केस कहां पर जाएगा जी? इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। If there is any dispute regarding the election of the president, the vice president of India, that disputes will be resolved by Supreme Court of India. Next है जी, हरियाणा और राजस्थान का हुआ अभी तक कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए तो 2 and 4 होना चाहिए था, ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। डेलीगेशन का मतलब क्या है? ये गुड क्वेश्चन है, वैसे इसको भी एक बार देखेंगे। डेलीगेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देना, सो दैट दे कैन डू द वर्क, क्योंकि ऑलरेडी बिजी, ये ठीक है जी। टू अ लोअर अथॉरिटी टू अ हायर अथॉरिटी, ऐसा नहीं है, हायर अथॉरिटी टू अ लोअर अथॉरिटी हो सकता है, देखते हैं अभी। इट इज सब्जेक्ट टू सुपरविजन एंड रिव्यू, ये ठीक है। मेथड ऑफ डिवाइडिंग अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से 3 and 4 आर बेटर ऑप्शंस है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कई बार डेलीगेट कर रहा पावर। 3 and 4 विल बी ए बेटर। ये वैसे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़े हैं, इसको कहा जाता है कि पावर को डेलीगेट करना, मतलब दूसरे को पावर देना, सो दैट दे डू। लेकिन लोअर अथॉरिटी हायर को नहीं, हायर अथॉरिटी लोअर को दे रही है, तो सी आंसर आना चाहिए। लेजिस्लेटिव डेलीगेशन कहा जाता है इसको। बॉर्डर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल हमने इंग्लैंड से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये दो तो पक्के हैं 1 and 4। और उसके अलावा 1 2 भी अगर बात करें, लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश से लिया। डी विल बी अ बेटर वन। कई जगह पर लिखा हुआ है कि ये जापान पे, जापान में हमने लिखा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ आती बात? ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर है जो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया। 1 2 and 4 विल बी द बेटर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। कौन से शेड्यूल के तहत सारी राज्यसभा की जो पावर है, वो मतलब राज्यसभा में डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का किस में दिया? 4th शेड्यूल में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी चीज़ें ठीक है? ऑल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ 3 टायर, ऐसा ऑल नहीं है जी, कुछ स्टेट्स में अभी तक नहीं है, तो ऑल नहीं है। टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years, ठीक है जी। मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स इन द पंचायत फॉर वुमेन, ये भी ठीक है जी। तो 2 and 3 विल बी द बेटर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन जी, जॉइंट सिटिंग किन किन केसेस में बैठ सकती है? मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनरी। इट्स ऑब्वियसली ऑर्डिनरी बिल, इन दोनों केसेस में जॉइंट सिटिंग अलाउड ही नहीं है।
DPSPs आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक है। और जबकि फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा बताया कि पार्ट 3 में जो है दे आर रीजनेबल सेक्शंस, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ सेक्शंस भी हैं, तो 1 एंड 2 आर परफेक्टली राइट। थर्ड, सेकुलरिज्म एनी कंट्री नहीं है, इंडिया की कंट्री के तो हैं बट एनी कंट्री नहीं, वी विल गो विद 1 एंड 2 ओनली। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यस, लिखा भी हुआ ऊपर इलेक्टेड। असेंबलीज ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नहीं करती, असेंबली ऑफ द स्टेट ये भी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। 1, 2 एंड 4 विल बी द परफेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिशन इनटू द स्टेट कैन मेक एनी रिलेटिंग टू द एडमिशन टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस and can make special provision for the admission to not aided by the state, and can make any special provision admission of minority as described in the article 30 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्पेशल प्रोविजन टू द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऐसा माइनॉरिटी में नहीं डाल सकते, लेकिन 1, 2 एंड 3 बिल्कुल ठीक है। माइनॉरिटी जैसे मदरसा स्कूल्स में आप SC ST रिजर्वेशन सरकार नहीं रख सकती, क्योंकि उनके अपने हिसाब से वो चलाएंगे, तो 1, 2 एंड 3 विल बी द बेटर वन। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 कहता है ट्रांसजेंडर, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, क्रेनियोपेगस ट्विंस, मतलब जिनके सिर जुड़े हुए हैं, और मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बेयर अ चाइल्ड, ये तीनों अब राइट टू लाइफ के तहत आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में अलग अलग दिए राइट टू लाइफ के तहत, तो ये तीनों हैं जी। वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, BN राव, ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, बाकी तीनों मेंबर थे जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि IPAD-F याद रखिएगा, ये निमोनिक मैंने बताया था उस समय, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फिर D फॉर डेमोग्राफी, वहाँ पर कैसी आबादी है, और तीसरा होता है जी F फॉर फॉरेस्ट एरिया। इनमें से सबसे ज़्यादा इनकम डिस्टेंस को देखा जाता है, उसके बेसिस पे सबसे बड़ा वेटेज दी गई है, तो आंसर B ऑप्शन हो चाहिए। ये बेसिकली फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे सेंटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड्स अमंग स्टेट्स, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इनकम डिस्टेंस को दी गई, फिर पॉपुलेशन है, फिर एरिया, फिर वहाँ पर कैसे डेमोग्राफी, मतलब कहाँ कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी औरतें, कितने मर्द हैं, ये सारा देख के, और ये कितना फॉरेस्ट एरिया पड़ा है, तो आंसर इनकम डिस्टेंस था। राज्यसभा कितने टाइम तक मनी बिल को होल्ड कर सकता है? दैट इज फॉर 2 वीक्स, 14 दिन। सिविल सर्वेंट्स आर इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, आर्टिकल 311, सॉरी। पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली, उसको रिलीज करना हेबियस कॉर्पस है जी। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा, कौन सा बिल है जो राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा पहले। ये दोनों में से कहीं भी, ये भी दोनों में से कहीं भी, ये भी दोनों में से कहीं भी पहले, बट ये लोकसभा में अनिवार्य है, मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज क्रिएटेड बाय व्हाट? एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये संवैधानिक नहीं है, इसीलिए अमेंडमेंट नहीं आएगा। डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट की ऐसे ही बना दी, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो, इट इज C ऑप्शन, क्योंकि इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जो नीति आयोग है दैट इज बेसिकली डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ओनली। जो ये अमेंडमेंट से बनाई गई, जैसे नेशनल कमीशन फॉर OBC, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नेक्स्ट, PIL किसने इंट्रोड्यूस की थी? PN भगवती, ही इज कंसिडर्ड अ पायनियर ऑफ PIL। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे कौन सा करेक्ट है? राज्यसभा इज नॉट एसेंशियल फॉर दिस थिंग, ये तो गलत है। आर डिटर्मिन्ड बाय UPSC। द कंडीशन ऑफ सर्विस टू ऑल इंडिया सर्विसेज मे बी
ऑडिटेड बाय द यूपीएससी। आंसर है जी ए ऑप्शन। डिटरमिनेंट सरकार करती है जी, पेपर कराती है ये, तो ये दोनों गलत है। ए इज द राइट आंसर कि मे बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। The powers of union executive extend to giving directions to the state concerning access of their power about emergency provision under constitution. गवर्नर के पास कोई इमरजेंसी पावर है ही नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सारी इमरजेंसी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। States were not willing to agree with the union for introduction of GST without amendment. GST was to be implemented on concurrent basis and was inadequate. आंसर यार जीएसटी को काउंसिल को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बना दिया गया, ये भी ठीक है। वॉज टू बी इम्प्लीमेंट ऑन कंकरेंट बेस। इसमें से बी और डी में से आपको बताना पड़ेगा आंसर क्या है। आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जीएसटी कंकरेंट बेस पे था और आर्टिकल 246 वॉज इनएडिक्वेट। इसी के तहत जीएसटी काउंसिल वॉज रिकमेंडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सो दैट इट्स power enhances. I'll go with B option where ये दोनों वैसे ठीक है क्योंकि जीएसटी काउंसिल भी इस अमेंडमेंट के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जी। तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो ये थे क्योंकि 2016-17 में जीएसटी का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन था। और बिल्कुल जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हों पॉलिटी में, यू शुड सी दे डू आस्क यू द क्वेश्चंस हियर। तो यहाँ पर अगर देखें अनअकैडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ रेगुलर सेशंस ऑन ऑनलाइन ऑन दिस ऐप फॉर योर CDS and CFF प्रिपरेशन, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को वहाँ पर जाके प्रोफाइल पे बाय द नेम श्री प्रतीक एंड देन चूज द कैटेगरी CDS CFF FCAT। गेट द सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन इस समय 9680 की है एंड यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ इफ यू यूज द रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला। Join my Telegram page Shri Pratik @Unacademy Defense for getting updates on the free special classes which are going on. Daily practice sessions are going on there. Thank you. Jai Hind everyone.